किसी का तालिबे दीदार हो जाना तो आसान है, मगर दुश्वार है रूए हकीकत तक नज़र आना। पॉलिसी की हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या छुपा है, क्या बातें बताई गई हैं, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे दरमियान हमारे बहुत अपने असिस्टेंट प्रोफेसर शिबानुर रहमान सर, प्रोफेसर शिबानुर रहमान सर मौजूद हैं। ही इज़ अ यंग डायनेमिक पैशनेट अबाउट हिज जॉब एंड शिबानुर रहमान सर हमारे यहाँ IQAC के मेंबर हैं और साथ ही साथ ये डबल नेट हैं। इन्होंने इंग्लिश में भी नेट क्वालिफाई किया है और साथ ही साथ अभी इन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट में भी नेट क्वालिफाई किया है। इनके बारे में आप सभी बखूबी वाकिफ हैं, आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अपने काम को लेके बहुत जज्बाती हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत इंथुसियास्टिक हैं और हर काम को बहुत इनिशिएटिव लेकर करते हैं। और यही वजह है कि इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। मैं बहुत ही अदब से प्रोफेसर शिबानुर रहमान सर से गुजारिश करूंगी कि वो आएँ और आज के इस टॉक शो को की शुरुआत करें। शुक्रिया सर। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर, all the faculty members of Department of Education, Karim City College and Inter Karim City College, thank you for giving such a great opportunity to me. Thank you for giving such a great opportunity to me to present what is called NPE right now and right away. National Policy on Education. ये जो पॉलिसी है इसके ऊपर आज हम लोग, मैं आपको कुछ बताने या पढ़ाने नहीं आए हूँ, हम लोग डिस्कस करने आए हैं। मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद we'll have a discussion। अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने एडमिन्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो कॉलेज को चला रहे हैं। और मैं अपनी कोशिश रखूँगा कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाऊँ। ये तो आप लोग बताएंगे कि मैं निभा पाया या नहीं। शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं और माफ़ी भी चाहूँगा आप लोगों से कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 घंटा 20 मिनट तक जा सकता है। तो सिट टाइट, सिट रिलैक्स एंड डेफिनेटली यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ तो सीख करके जाएंगे और अपने डिपार्टमेंट, अपने कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ नई बातें लेकर के जाएंगे, जिससे हमें कॉलेज को ही नहीं बल्कि हम सबको फायदा होगा। This will not be any kind of criticism, though there are things which is debatable, लेकिन यहाँ पर कोई criticism नहीं है। यहाँ पर जैसा NPE है उसी शक्ल में आपके सामने मैं रख दूंगा और हमें कबूल करना है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी है और हम सबकी पॉलिसी है। लेक्चर शुरू करने से पहले अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, आप सभी के मोबाइल पे पहुंच चुका होगा वो वीडियो। यहाँ पर ऑडियो कनेक्टिविटी की वजह से हमने आप लोग के मोबाइल में शेयर किया है, वरना मैं आपको यहाँ दिखा देता। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को, जो 1.5 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग अपने अपने मोबाइल में जरा देख लीजिए। मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी मुनीजा तो काफी होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन ये खाली क्यों है? इसमें हमें कोई अपना सपना लिखना था अंग्रेजी में। तो मुनीजा, तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ती हो, लिखा क्यों नहीं? अम्मी, हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपने में सिर्फ तुम होती हो, अब्बू होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, रबड़ी की नदियाँ होती हैं, पूरी के झूले होते हैं, खिलौने के पहाड़ होते हैं, जिन और परियां भी होती हैं, कभी कभी नाना नानी आते हैं। तो अब तुम ही बताओ, इसमें कौन बात करता है अंग्रेजी में? अम्मी, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, अब हमारे सपनों को तो अपनी ज़बान में रहने दो। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखा होगा और आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि अभी क्या होने वाला है। यहाँ पर इस बच्ची ने बात किया ख्वाब का।
मैं आपके सामने बता दूं, ये पूरा एनपीई जो है एक ख्वाब की तरह ही है, और हम और आपकी जिम्मेदारी है कि इस ख्वाब को अमली जामा पहनाएं, जमीन पे उतारें, और जिस तरह से हमने इससे पहले NCF 5, NCF 9, एक्शन कमीशन या फिर और पुरानी जितनी भी कमीशंस के रिकमेंडेशंस थे, उसको हमने जिस तरह से एक्सेप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, उसी तरह से इसको भी इम्प्लीमेंट करें, उसी तरह से इसको भी जो है सामने रखें। पहली स्लाइड में आपने पहले लाइन देखा होगा, इंपॉर्टेंटली लर्न हाउ टू लर्न। हम लोग सिखाते चले जाते हैं, लेकिन क्या सीखना सिखाना की कला आती है? आज से 3-4 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम था वजीर। अमिताभ बच्चन ने उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग दिया था कि सीखते तो रहते हो, लेकिन क्या सीखने को कभी सीखा है? तो सबसे पहली बात एनपी जो कहता है, लेट्स लर्न हाउ टू लर्न, लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। और ये चीज सीधे सीधे हमसे जुड़ी है, हमसे मतलब सारे एजुकेशन फैकल्टी से जुड़ी है, क्योंकि हम लोग का जो प्रोसेस है वो सिखाने को सिखाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको इस पहले स्लाइड में नजर आ रही होगी, वो है लेस कंटेंट। अब तक का जो भी हमारा सिलेबस रहा है, और ये सब जानते हैं यहां से जिन्होंने बीएड किया है और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सब जानते हैं, ओवरलोडेड सिलेबस है। अब जो है बीएड का और स्कूल्स का, यहां पर मैं बीएड यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल्स के बारे में ही सिर्फ बात करूंगा, इन दोनों का सिलेबस लेस से लेस किया जाने वाला है। और बल्कि मैं ये कहूं कि बीएड का सिलेबस कुछ ही दिन में 2021 तक एनपीई ने कहा है कि ये सिलेबस चेंज होगा, एंड इट विल बी फ्रॉम लेस कंटेंट टू मोर क्रिएटिविटी, टू मोर क्रिएटिव थिंकिंग। इस तरह का सिलेबस हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, या हम लोग या जो भी करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे। नाउ स्लाइड 2, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल गोइंग टू रिक्रूट द बेस्ट and the brightest. Now, there is no definition of who is brightest, there is no definition of who is best. पूरे एनपीई में हमें ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं मिला कि what is the definition of brightest और what is the definition of best. लेकिन those students, those teachers जो अपने साथ एक्स्ट्रा ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेकर के आएंगे अपनी सीवी में, मार्क्स लेकर के आएंगे अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स का नहीं, एनटीए का या यूजीसी का, अब जो सीबीएसई हो गया है उसका मार्क्स लेके आएंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन सीइंग द स्टूडेंट और सीइंग द अपकमिंग टीचर कि इनको रिक्रूट करना चाहिए कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हम लोग 55% है तो इनको जो है लिया जा सकता है अगर इन्होंने इंटरव्यू में अच्छा किया। नहीं, वो सारी चीजें भी होंगी, लेकिन इसके साथ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये सारी चीजें देखनी है। नाउ लेट्स नेक्स्ट स्लाइड, द प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी। Now, before getting into anything, we should know what are the principles of this policy. इस पूरे पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है वो इस पॉलिसी के पूरे खाके को बयान करता है कि ये पॉलिसी किस दिशा और किस दिशा की तरफ अग्रसर है। सो प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी, डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग। किसको डेवलप करना है? उनको जिनको हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो कहीं भी हो। रैशनल थॉट उनके अंदर डेवलप करना है, यानी रीजनिंग पावर उनके अंदर डेवलप करना है। पोजेसिंग कंपैशन एंड एम्पैथी, दूसरों के लिए एम्पैथी उनके अंदर होना चाहिए, कंपैशन उनके अंदर होना चाहिए, काम को लेकर के पैशनेट होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि खाली आप एजुकेट करें, आप उनको पैशनेट किस तरह से बना सकते हैं ये भी हम लोग को करना होगा। करेज एंड रेजिलियंस। नो, रेजिलियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे पॉलिसी में बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया। होता क्या है कि हम लोग कुछ काम करते हैं, वो हमसे नहीं होता है, हम छोड़ देते हैं, किसी और को दे देते हैं।
नहीं, स्कूल्स के लिए खास करके ये इंस्ट्रक्शन है कि रेजिलियंस पैदा करना है। उस काम को अगर आपने उठाया है तो आपको उसको इख्तिताम तक लेके जाना है, उसको अंजाम तक लेके जाना है और आपको ही लेके जाना है। हायर्ड लेबर से नहीं कराना है काम। हायर्ड लेबर कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है और आप बाहर में जाकर के किसी से करवा भी सकते हो, तो दैट शुड नॉट बी डन। नेक्स्ट स्लाइड। साइंटिफिक टेम्पर शुड बी डेवलप। नाउ ये सारी चीजें हमें पहले भी पता थी कि हम लोग को करना है। हम लोग जब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, खास करके साइंस के स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्टिव लिखते हैं किसी भी लेसन प्लान का, जनरल ऑब्जेक्टिव जब हम लोग लिखते हैं, तो ये साइंटिफिक टेम्पर की बात आती है कि हर कुछ जो है साइंटिफिकली होनी चाहिए, प्रूवन होनी चाहिए। लेकिन इस पॉलिसी में साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए नहीं, हर एक डिसिप्लिन्स के लिए साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। इफ यू आर टीचिंग दिस, देन व्हाई? देयर इज 3 अल्फाबेट इन इंग्लिश. One is I, one is you, and one is Y. I, myself is a teacher. You yourself is a student. And why we are connected, you have to explain to the students कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं, या मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? What is the reason behind this? मुझे क्या फायदा होगा? हर चीज के पीछे एक फायदा, एक नुकसान। इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन इन अ साइंटिफिक मूड। तो हर चीज को जो है हमको देखना है इस तरह से कि वाई वहां पर जो है वो वाई कितना जस्टिफाइड है। अगर वाई जस्टिफाइड नहीं है तो ना आई का दिल लगेगा ना यू का दिल लगेगा। साउंड एथिकल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज डेवलप करने के लिए हमें इसके लिए भी काम करना है। अलग अलग कल्चरल इवेंट्स कराने हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह देना है, जिसकी वजह से हम लोग एक एथिकल वैल्यू डेवलप कर सकें। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स। वही बात है जो ऊपर कही गई है, वो सारा तो बच्चे इंगेज होंगे, प्रोडक्टिव होंगे एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स बनेंगे। फॉर बिल्डिंग एन इक्विटेबल, inclusive and plural society as it is envisaged in our constitution. So इस लाइन से हमें पता चलता है कि this policy is in line with Indian constitution, और बार बार Indian constitution के fundamental rights और एक आर्टिकल 51A का जिक्र होता है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के कि वो आर्टिकल 51A क्या है और उसका जिक्र कहां पर हुआ है। 7 Now the fundamental principles जो हमें और institutions को गाइड करेगा for developing a very developing a inclusive society is number 1, 8, recognizing, identifying and fostering. यहां पर मैं रुकूंगा। recognizing, identifying and fostering. Now generally if you talk about B.Ed, if you talk about inter, या हम स्कूल की बात करें तो the PTR, that is pupil teacher ratio, B.Ed में 100:1 या 50:1, इंटर में आई गेस 70-60-50:1, स्कूल्स में 40-45-50:1। ये चीज पूरी तरह से हटा दी जाएगी इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से। यहां पर होगा 30:1। और अगर आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी ऐसे एरिया में है, वो एरिया जो सोशली, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है, तो वहां पर रेशियो आ जाएगा 25:1। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सो इसके लिए हमें 3 लेवल, मैं ये रिकमेंडेशंस हैं मैं बताता चलूं, इसके लिए हमें 3 लेवल लेकर के चलना है। फर्स्ट लेवल वो जहां पर बच्चा एडमिशन ले रहा है, देयर शुड बी अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, और उस तरह का हमें क्वेश्चनियर डेवलप करना है। जब एडमिशन के टाइम हम उनको क्वेश्चनियर देंगे ताकि उनके
क्वेश्चनियर हमें डेवलप अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो दे करके उनके साइंटिफिकली उनके हालात को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके सेल्फ को हम समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पर खाली एनपीई के बारे में भी नहीं बताऊंगा, बल्कि एनपीई जब कोलाइड करेगी नैक से, जो बातें नैक से कोलाइडेड है वो भी मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज एनपीई और नैक दोनों आपस में यही बात कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ मेंटोर इन एवरी इंस्टीट्यूशन विथ अ रेशियो ऑफ इन अकॉर्डिंग टू द क्लास। जैसे अगर 30 की क्लास है और 4 टीचर हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो वो इस तरह से जो है एक रेशियो होना चाहिए मेंटोरशिप का। तो इससे क्या होगा, आप स्टूडेंट को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एंड फाइंड को उसकी फॉस्टरिंग कर पाएंगे, यानी उसको सुधार पाएंगे, या उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको आप उजागर करके उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। नाउ मैं बार बार बोलूंगा, बहुत सारी बार बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन है इंपॉर्टेंट सारी बातें। तो आगे, हाँ, द यूनिक, एक मिनट, according the highest, now this is for the schools, according the highest priority for achieving foundational and literacy and numeracy। आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी नहीं है। लिटरेसी का मतलब टू रीड एंड टू राइट, न्यूमेरेसी टू मल्टीप्लाई, टू प्लस, टू माइनस, ये सारी चीजें कर सकें, इतना बेसिक होना चाहिए। तो ये चीज हमें इंश्योर करना है कि बाय 2025, आगे भी आएगा ये चीज, बाय 2025 इट हैज टू बी डन। एंड व्हाट वी एज अ कॉलेज कैन डू इज दैट कि वी कैन स्टार्ट अवर दिस थिंग, क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी से हमको कनेक्ट करना है और सोशल वर्क को शुरू करना है, सो दैट वी कैन टेक दो स्ट्रीट चिल्ड्रन, और जो भी ऐसे बच्चे जो इनसे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए उनका हम ख्याल रख सकें एज ए इंस्टीट्यूशन। और ये चीज नैक में भी है कि व्हाट एल्स अदर देन एजुकेशन एज अ इंस्टीट्यूशन यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। नाउ यहां पर एक पॉइंट है कि अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी देना है हर एक सब्जेक्ट में। इन ईच सब्जेक्ट वी हैव टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड प्योर साइंस विल बी नो मोर। अब इनका खात्मा किया जाने वाला है। अब there will be no strict boundaries between arts, social science and science। एक स्टूडेंट इंग्लिश, बायोसाइंस और हिस्ट्री एक साथ पढ़ सकता है। ये पॉलिसी इस चीज को एडवोकेट कर रही है। तो इट विल बी इन अकॉर्डेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि वो बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं, नो हार्ड सेपरेशन, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं कि भाई तुम साइंस। एक्चुअली एक ये बात हम आपको बताएं कि ग्रेजुएशन पे जब हम लोग थे या 12th में जब हम लोग थे, तो जब हम आर्ट्स लेते थे तो लोग देखते थे, बल्कि मतलब कि अजीब नज़रों से देखते थे कि ये सोशल साइंस के या आर्ट्स के, मतलब कमज़ोर बच्चा है तो साइंस नहीं ले सकता है, कमज़ोर बच्चा है तो आर्ट्स ही लेगा, तो उस कमज़ोरी वाली नज़र से देखते थे। लेकिन इस पॉलिसी में आर्ट्स एंड सोशल साइंस इज गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंस, और उनको लेना ज़रूरी है। और इंटरेस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप उसको साथ में लेकर के चल सकते हैं। नाउ इससे क्या होगा कि होलिस्टिक एजुकेशन इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। होलिस्टिक, सबका साथ सबका विकास, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल, डिसिप्लिन फॉर ऑल एंड अचीवमेंट फॉर ऑल। जैसे कि हमारा पूरी सोसाइटी एक कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम में बटी हुई है,
एजुकेशन भी उसी तरह से क्लास सिस्टम और सब्जेक्ट सिस्टम में बटा हुआ था। तो एक अच्छी पहल है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, ना वहाँ पर कोई साइंस होगा, ना वहाँ पर कोई आर्ट्स होगा, और ना वहाँ पर कोई सोशल साइंस होगा। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल लर्निंग एंड एग्जेम्प्टिंग द रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग फॉर एग्जाम विल बी ओवर। अच्छा, यहां पर क्या है कि बोर्ड एग्जाम भी खत्म होने वाला है फॉर स्कूल्स। मैं पीएट पे भी आऊंगा। फॉर स्कूल्स बोर्ड एग्जाम आपका जो 10th में होता था, 12th में होता था, वो अब खत्म होने वाला। कब से होने वाला है वी डोंट नो, लेकिन पॉलिसी ने क्लियर कर दिया है कि वो खत्म होने वाला। पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा? क्लास 3 में, क्लास 5 में, क्लास 8 में। ठीक है, ये 3 एग्जाम होगा जिसको जो है एक अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट करेगी। उसके ऊपर हम आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये हो गया। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ हमारे सेक्रेटरी साहब भी यहीं बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सर भी यहीं बैठे हुए हैं, हमारे हेड भी यहीं बैठे हुए हैं। सर, मैं आप लोग को यहाँ पर एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट डिम पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। हमारे पास सब कुछ है सर, बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्किल्स होनी चाहिए वो नहीं है। तो उसके लिए मेरा एक सजेशन है सर, एक सजेशन ये है कि हमारा एक टेक्नोलॉजी लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए ओनली फॉर टीचर्स। दैट शुड बी, क्योंकि अभी जो एनपी पूरा आ रहा है और नैक पूरा आ रहा है वो इसी चीज़ों को देख रहा है, और बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन से रिलेट कर रही। तो एक फाउंडेशनल कोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी लिटरेसी फाउंडेशन प्रोग्राम एक होना चाहिए जो सिर्फ टीचर्स के लिए हो। क्योंकि सर अब हम लोग का एज किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है। इस उम्र में कोई नई चीज़, रेडिकल चेंज आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक इसके ऊपर एक कोर्स ना हो और वो इवैल्यूएटिव बेस कोर्स हो, यानी कि उसके ऊपर आप कॉलेज बेसिस पे एग्जाम लें ताकि हमारे टीचर्स वो चीज़ सीखें। आप यहाँ सेमिनार कराइएगा सर, वर्कशॉप करा दीजिए, ठीक है, उस पर भी हम लोग सीखते हैं, लेकिन नहीं सीख पाते हैं। सारा प्रोसेस उसमें नहीं डालिएगा, एग्जाम प्रोसेस नहीं डालिएगा कि नहीं हमको नहीं सीखेंगे तो हम फेल कर जाएंगे। और एज अ टीचर अगर हम फेल कर गए तो बड़ी खराब बात होगी। तो उस पर फिर सीखना, मतलब सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सब सीख जाएंगे। तो मेरा ये है कि एक 1 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए जो एक फैकल्टी रिक्रूट हो या कहीं से भी आए और वो हम लोग को ये प्रोग्राम कराए और हम लोग सीखें, क्योंकि ये पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब वहां जहां आप नहीं है वहां आप होंगे, एंड हाउ टू हैंडल दोस थिंग, इट्स वेरी वेरी गोइंग टू, फॉर अ ले पर्सन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसका एक कोर्स होगा तो हम लोग फ्यूचर के साथ कदम कदम मिला करके चल देंगे। पहले से हम लोग को ये चीज सोचनी बहुत जरूरी है। Access for Divyang student and educational planning and management. Now, Divyang student, because I also belong from the same category, I must say this college is best created for any kind of Divyang, differently able person. But that college is not suitable for those kind of student. मैं जो भी होगा सर मैं ब्लंट बोलूँगा, तो सर सो दैट कि वी कैन रोल डाउन। सर मेरी बात का अगर बुरा लगे तो सर मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। दैट कॉलेज इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनी दिव्यांग स्टूडेंट्स। तो वी हैव टू सी द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉलेज, और जो कॉलेज बन चुका है वहाँ पर हम लोग क्या ऐसी चीज़ करें सो दैट कि वो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे आ सके। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये तो खैर है ही है, रिस्पेक्ट हम लोग को हर सेगमेंट का, हर कम्युनिटी का और हर
डाइवर्सिटीज का हम लोग को करना है। नाउ फाइनली अब हम लोग आ रहे हैं, फाइनली का मतलब नहीं, खत्म नहीं होने वाला है, विजन ऑफ दिस पॉलिसी। एक बात बता करके हम लोग यहां से आगे बढ़ जाएंगे। एक बात बता दें, दिस पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसी इज रूटेड इन द इंडियन कल्चर, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशन एंड इंडियन हिस्ट्री। हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारत के पास से पूरी तरह से कनेक्ट करके बात करने वाला है। इसीलिए इसमें जितनी भी बातें हैं वो भारतीय, एज एन इंडियन वी हैव टू थिंक। नेक्स्ट करो। Again, the vision is that to make a citizen who is having pride in their country, who is proud to be an Indian. This is the vision and aims of, this policy. School education पे 17 number. School education पे हो ना? Now, this particular policy demolishes 10+2 structure. 10वीं 12वीं वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ये पॉलिसी खत्म कर रहा है। अब ये पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा 5+3+3+4। वर्ड क्लास हैज ऑल्सो बीन टेकन ऑफ। जो वर्ड क्लास है कि हम क्लास 6 में है, क्लास 7 में, वो भी निकाल दिया गया है। अब क्लास की जगह ग्रेड रखा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। नाउ न्यू पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, पेडागोजी बता दूं, आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, यानी आने वाली है, जो कि ये पॉलिसी के जरिए हमारे तक या स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। नाउ अभी क्या हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड, कि बच्चे जो 3 से 6 साल के होते हैं वो जनरली स्कूल सिस्टम से बाहर रहते हैं, क्योंकि क्लास 1 में जब बच्चा जाता है तो वो 6 साल की उम्र में पहुंच चुका होता है। यहां पर क्या होगा कि यहां पर 3 to 6 जो सबसे फर्टाइल एज होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ एज जिसको कह सकते हैं, उम्र जो कहते हैं, वो 3 to 6 होता है। उसको इस पॉलिसी ने एजुकेशन सिस्टम में डाला है। तो पहला हो गया 3 से 8 साल, दूसरा हो गया 8 से 11 साल, तीसरा हो गया 11 से 14 साल, चौथा हो गया 14 से 18 साल। 18 साल तक बच्चा 12th पास करके, यानी 12th ग्रेड पास करके आगे निकल जाएगा। क्या होगा ना, यहां पर एक टर्म दिया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसके लिए बाकायदा एक कोर्स चलाया जाएगा। जो उस कोर्स को करेंगे वही रिक्रूट होंगे उस पर्टिकुलर स्कूल में जहां पर 3 to 6 ईयर्स के फॉस्टरिंग यानी उनके क्लास के लिए अरेंजमेंट होगा। जनरली ये आंगनबाड़ियों को दिया जाएगा। 3 से लेकर के 6 साल के बीच का जो उम्र का बच्चा होगा उसको जनरली आंगनबाड़ियों में दिया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 85%, नेक्स्ट स्लाइड, 85% जो 85% बच्चे का दिमाग जो है वो 6 साल तक बन जाता है, ऊपर मतलब कि वो डेवलप हो जाता है। तो हम उस 85% को क्यों वेस्ट करें? सो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक thought. The thought process behind this is very scientific in its nature. So NPE ना सिर्फ एक साइंटिफिक सोल्यूशन देने वाला है, बल्कि एक साइंटिफिक
थॉट प्रोसेस के साथ बनाया भी गया है। Next. Now there will be a national curriculum and pedagogical framework for early childhood care and education which will be developed. ये एक अथॉरिटी एक वो होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूशन क्या कह सकते हैं, एक बॉडी होगी जो ये चीज डेवलप करेगी, मतलब ये पूरी बॉडी होगी जो सिर्फ और सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को देगी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और कहूँ, अब तक हम लोग कहते थे कि बच्चा कहाँ है, स्कूल में है, बच्चा कहाँ है, इंटर में है, बच्चा कहाँ है, कॉलेज में है। अब स्कूल भी रहेगा, कॉलेज भी रहेगा, लेकिन उसके साथ तीन चीज और जोड़ दी गई है। ग्रेड 3 to 6 ग्रेड वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूट है। 6 to 9 जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। यानी हर जो ग्रेडिंग जो किया गया है 5+3+3+3+4 वो अपने आप में सब अलग इंस्टीट्यूट है, एक तरह से एक बॉडी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्कूल का कोई टीचर है, उसका प्रमोशन करके आप कॉलेज में तो नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है। किसी भी स्कूल के टीचर को इतना प्रमोशन नहीं मिल सकता कि सीधा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए। उसी तरह से एक पर्टिकुलर ग्रेड में आने वाला टीचर का प्रमोशन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरे ग्रेड में चला जाए। वो भले ही उसमें से रिजाइन करके दूसरे ग्रेड के लिए अप्लाई करे और उसका रिक्रूटमेंट हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन प्रमोशन पाके नहीं। तो इससे ये क्लियर कर रहे हैं ये लोग कि ये दोनों, ये सारे जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सब कुछ अपने आप में एक बॉडी है जो भले ही एक प्रिंसिपल के अंडर वर्क करेगी लेकिन डिफरेंटली वर्क करेगी। खैर, ये आगे आने वाला था, मैंने यही बता दिया। तो ये पूरा फ्रेमवर्क बनेगा 0 to 3 इयर्स के लिए, उसके 3 to 8 इयर्स के लिए ये एनसीईआरटी जो है ये बनाएगी और ये हम लोग सामने रखेगी, ये पूरा एक फ्रेमवर्क बना करके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब बहुत सारे, जैसे पोटका है, वो क्या है, सोशली डिसएंगेज है, एक तरह से सोशली मार्जिनलाइज्ड है। तो इस पॉलिसी ने ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करने की बात कही है और वहां पर जो है स्पेशल अटेंशन देने की बात की है। ठीक है, नाउ एक्स क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के जरिए आपके सामने डाला जाएगा। ठीक है, ये एक चेन सिस्टम होगा। यहां पर 2 तरह की चेन बनेगी, बल्कि बीएड को मिला लें तो 3 तरह की चेन बनेगी। पहले आंगनवाड़ी कनेक्ट करेगा एक प्राइमरी प्री प्राइमरी से, प्री प्राइमरी कनेक्ट होगा प्राइमरी से, प्राइमरी कनेक्ट होगा मिडिल से, मिडिल कनेक्ट होगा सेकेंडरी से। इस तरह से एक चेन बनेगी। और एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए अगर ये कंसेप्ट लाया है इन्होंने 1964 कोठारी कमीशन से, तो एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि 10 स्कूल हैं, तो 10 स्कूल की ग्रुपिंग की जाएगी, 5 इधर 5 इधर, और उस 5 स्कूल को कहा जाएगा कि ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने देखा है, हर तरह की दुकान होती है, उसी तरह से एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है। ये कोठारी कमीशन से ये चीज लिया गया है और कोठारी कमीशन का ये सजेशन था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस बार देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स की बात की गई, सारे कॉम्प्लेक्स एक साथ जुड़ जाएंगे, सारे स्कूल एक साथ जुड़ जाएंगे और उसमें क्या होगा, बड़े जो स्कूल होगा, जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल जो होगा, वो जो है मैनेज करेगा उस पूरे कॉम्प्लेक्स को, और सेकेंडरी स्कूल का कनेक्शन डायरेक्ट उस एरिया के बीएड कॉलेजेस से होगा। देयर विल बी कह सकते हैं कि रैडिकल चेंजेस प्रपोज्ड बाय एनपीई इन एजुकेशन आल्सो, जो मैं अभी बताऊंगा। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इट इज एनविसेज्ड दैट कि 5 साल से पहले हर बच्चे को
प्रेपरेटरी क्लास में डाला जाएगा, जैसे हम लोग डालते हैं प्री नर्सरी, प्ले स्कूल, बस उसी तरह का स्कूल्स होगा, चाहे वो आंगनवाड़ी में डालिए या कहीं भी डालिए, आप डालना होगा और वहां से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, और वहां पर जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा वो क्या होगा, प्ले वे मेथड होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी ये बात किया था आपसे कि एक्स को जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएड पास नहीं चाहिए, डीएलएड पास नहीं चाहिए, एक्स पास चाहिए। और ये एक्स जो है कोई इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, एक्स ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपको इसका कोर्स करना पड़ेगा, और जो टीचर्स 12th पास हैं वो 6 मंथ का कोर्स करेंगी, और जो 12th पास भी नहीं है, 10th पास हैं, तो वो 1 ईयर का कोर्स करेंगी, और तब वो जा करके बच्चों के साथ डील कर सकती हैं। Now, the highest priority of all the education system will be to achieve foundational literacy and numeracy by 2025. 2025 तक ये सारा कुछ हो जाना चाहिए, तभी ये सारी पॉलिसी जो आगे की हायर एजुकेशन है या फिर बीएड एजुकेशन है उसकी पॉलिसी तभी काम आएगी। अगर यहाँ बेस में नहीं काम हुआ तो फिर आगे मुश्किल। नाउ इसके लिए नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशन लिटरेसी का गठन किया जाएगा, और उसका ये काम होगा कि ये चीज को नापे तौले कि क्या लिटरेसी पहुंच पा रही है या नहीं। नाउ 26 पे आओ। नाउ दिस इज फॉर द अथॉरिटीज, स्कूल अथॉरिटीज। आपको सिर्फ उन्हीं टीचर्स को पॉइंट करना है, ज्यादा अटेंशन उन्हीं टीचर्स पे देना है जो लोकलाइट्स हैं, मतलब उस एरिया के जो टीचर्स हैं उन्हीं टीचर को सिर्फ अपॉइंट करना है। अगर अवेलेबल है तो आपको प्रेफरेंस उसी पे रखना है, ठीक है। 30/1 PTR 30:1, PTR 25:1 जो मार्जिनलाइज एरियाज हैं, और हम लोग के लिए 30:1। ये आज नहीं, ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी 1964, 1953 सारे कमीशंस में इन्होंने यही बात की। इवन एनपी 1986 में भी ये बात रखी गई थी कि भाई 30:1 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नाउ टीचर हैज टू बी ट्रेन्ड। ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट हो गया कहानी खत्म, नो, rigorous training should go on throughout their career। उनके करियर में ये सारी ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, तो जाहिर सी बात है। तो इसके लिए कॉलेज और स्कूल हैज टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर देयर ट्रेनिंग एंड कोर्सेज। नाउ एजुकेशन सेंटर्स, जो मैं सिविल सोसाइटी की बात कर रहा था वो यहीं पर आ गया ये पॉइंट। एजुकेशन सेंटर्स जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के काम करेगी। कोई भी माइग्रेंट लेबर, कोई भी बच्चा ऐसा माइग्रेंट लेबर का बच्चा या कोई भी गरीब का बच्चा छूटे नहीं, इन सबके साथ लेकर के चलना है। Now, the curricular and the pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsible and relevant for the developmental needs of the learner. Now, I was talking about the teacher ratio has to be 30:1. Identification is very important. यहीं पर ये बात कही गई है कि किस तरह से आपको ये आइडेंटिफिकेशन का काम किया जा सकता है।
आपको पूरा पेडागोजिकल स्ट्रक्चर अपना चेंज करना होगा, पूरा आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको चेंज करना होगा, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई, आप उसको समझ सकें, आप उसको जान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि ये बच्चे की नीड ये है, ये बच्चे की नीड ये है, ये बच्चे की ये नीड ये है। वरना अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर देंगे तो जो पुरानी बातें चली आ रही है वही चलती चली जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट उनके अकॉर्डिंग जो है नीड्स उनका डेवलपमेंट किया जा सके। जैसे मैंने बता दिया, नेक्स्ट स्लाइड करो, कि 5+3+3+4 का सिस्टम पूरा लगेगा। नाउ यहाँ पर जो है जो फाउंडेशनल स्टेज है वो 3 साल का होगा। उसके बाद जो है फाउंडेशनल स्टेज जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा आंगनवाड़ी स्टेज और एक होगा प्री प्राइमरी स्टेज जो 1 और 2 होगा। उसके बाद मिडिल एज आएगा, उसके बाद सेकेंडरी एज आएगा, उसके 3+3+4 वाला पूरा सिस्टम इस तरह से चलते चला जाएगा। हाँ, ये 31 ऑल स्टेजेस, सारे स्टेजेस में एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुड बी अडॉप्टेड। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय गोइंग हियर एंड देयर। हर जगह जगह से बहुत अच्छी अच्छी बातें, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात भी अभी आएगी, जिस पे शायद आप लोग खुश हो जाएं। तो लर्निंग जो है एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए। It should not be classroom based learning, it should be discovery based learning. Now हाँ, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन होना है हर चीज से, है ना। हर लर्निंग के साथ, हर क्लासरूम के साथ स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी आपने देखा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं ख्वाब अपनी नानी को, वो पेड़, वो पौधे, वो नाव, वो कश्तियां, वो फूल, उसको अंग्रेजी में कैसे देखो। उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए NPE 2020 कहता है कि द ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज ऑफ द क्लास शुड बी मदर टंग। किताब चाहे किसी में भी हो, ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज जो है वो मदर टंग होना चाहिए। और पहली 5th ग्रेड तक तो कंपलसरी है कि मदर टंग होना चाहिए। बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने बताया कि मैं सिर्फ पॉलिसी को एज इट इज रखने जा रहा हूं। उसके बाद ग्रेड 8 तक भी अगर आप चाहें, और रिकमेंडेड है कि आप मदर टंग यूज करें। बुक नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं, बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है लेकिन आप उसको हिंदी में पढ़ाइए। रीड इंग्लिश में कर रहा है लेकिन उसको ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो उसकी मदर टंग होनी चाहिए। नाउ ये सिर्फ पब्लिक स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, ये प्राइवेट स्कूल में भी ये चीज एप्लीकेबल एज इट इज होगी। 34 करो, नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया 35 का जो ना, ये यहाँ से पहले अभी NPE 1986 और एक्शन कमिटी 1991 सब में ये बात कही गई थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात रखी गई और उसमें लैंग्वेजेस को इम्पोज किया गया था। लेकिन यहाँ पर इस पॉलिसी में किसी भी तरह की लैंग्वेज को इम्पोज नहीं करने की बात की गई। कोई भी लैंग्वेज को इम्पोज आप नहीं कर सकते, यानी जबरदस्ती आप नहीं पढ़ा सकते। अगेन, learning and classes should be done in accordance to the choices of the child. Now, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई लैंग्वेज पढ़ रहा है और अगर वो चेंज करना चाहे उस लैंग्वेज बाद में जाके, तो वो चेंज कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जिस लैंग्वेज को वो पढ़ चुका है उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी आ गई है। नाउ यहाँ पर आ जाओ।
37 every student will take a fun course. Now fun course मतलब वो कोर्स जिसमें उसको मजा आए। जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पर जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था वहाँ पर मुझे कुर्सी बिनना भी सिखाया गया, वहाँ पर मुझे चादर बुनना भी सिखाया गया, वहाँ पर मुझे मोम का वो क्या कहते हैं कैंडल्स बनाना भी सिखाया गया। तो वो सारी चीज़ें मुझे आज भी आती हैं। तो इस तरह का फन कोर्स, चाहे वो पॉटरिंग हो, कुछ भी हो, ये कोई रिग्रेस नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। वो बच्चे के अंदर एक कला होनी चाहिए। तो गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उसको भी ये कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता है। नाउ यहां पर आ जाते हैं प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड। मैं आप लोग से पूछता हूं कि क्या रिपोर्ट कार्ड बच्चे का पर्सनालिटी को पूरी तरह से दर्शाता है? आज जो रिपोर्ट कार्ड हम लोग देखते हैं नहीं दर्शाता है। वहां पर एक सब्जेक्ट होता है, उसके आगे मार्क्स या ग्रेड लिखा रहता है। एक सब्जेक्ट होता है, उसके आगे मार्क्स और ग्रेड लिखा रहता है, नीचे क्लास टीचर का साइन या प्रिंसिपल का साइन होता है। जो यहां पर कहा गया है कि नहीं, वो प्रोग्रेस कार्ड अब खत्म होना चाहिए। अब प्रोग्रेस कार्ड बाकायदा एक होलिस्टिक कार्ड होना चाहिए जिसमें बच्चे की अच्छाई, बुराई, कमियां, खुसूसियात सारा कुछ वाजे होना, शुड बी प्रेजेंटेड इन अ, ऐसा होना चाहिए कि आपने बच्चे को पूरे साल पढ़ाया है तो उसके बारे में पूरा आपको लिखना है। ये नहीं कि आपने मार्क्स दे करके अपना काम कर लिया, दैट्स ओवर। उसके लिए अगेन देयर इज अ रिकमेंडेशन। उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि रेगुलर असेसमेंट एंड असेसमेंट डायरी इनपुट इज इंपॉर्टेंट टीचर्स के लिए। जो स्कूल टीचर्स हैं या हम लोग के बीएड के जो हम लोग हैं, हम लोग का तो खैर यूनिवर्सिटी करती है, हर एक स्टूडेंट की एक डायरी होनी चाहिए या हर एक टीचर की एक डायरी होनी चाहिए। उसको जो है उसमें आपको इनपुट करना है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बात अभी कह चुका हूँ, तो ये चीज़ AI बेस्ड भी होगी। अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ दिन में AI बेस्ड होगी। आपको सारा डेटा डेली बेसिस पे कंप्यूटर में फीड करना होगा और कंप्यूटर जो है AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो एक आपको होलिस्टिक कार्ड निकाल के, तो AI सॉफ्टवेयर आपको वो सब अक्वायर करना पड़ेगा। अभी आपको एज अ टीचर उसका शुरुआत करना होगा कि एक हर बच्चे की डायरी बने और उसका पूरा एक होलिस्टिक कार्ड उसको दिया जाए। एक पेपर ना दे दिया जाए, बल्कि उसको एक किताब दी जाए जिसमें उसकी सारी अच्छाई बुराई सब कुछ उसके अंदर मेंशन। इस प्रोग्रेस कार्ड में क्या होना चाहिए कि किस तरह से बच्चे के उस वीकनेस में क्लास के अंदर और क्लास के बाहर सपोर्ट किया जा सकता है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर एज वेल। नाउ देखिए, अभी मैंने जो बोर्ड एग्जाम के बारे में बात किया था कि ऑल स्टूडेंट विल हैव टू टेक 2 एग्जाम्स, 2 एग्जाम्स लेना है, ठीक है। 1 main exam and 1 improvement exam, and this is on any given year। any given year में आप ये चीज दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ना, अब इसके आगे जो है कि हर एक बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि क्लास 3 में, 5 में और 8 में एग्जाम देना है ताकि जो है उसका इवैल्यूएशन करे। ये इंटरनल नहीं होगा, ये होगा आपका अथॉरिटी एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम लेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर एक बात मैंने लिख दी है, एक बात और आपको बताता चलूं कि एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर विल बी हॉल्टेड। यानी टीचर का जो इस गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर होता जाता है कि यहाँ से वहां डाल दिया, वहां से वहां डाल दिया, वो बिल्कुल ही रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी तरह का आउटसाइड स्कूल ड्यूटीज के ऊपर पाबंदी लगने वाली है, जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी, जैसे कि
जनगणना ड्यूटी और भी इस तरह की कुछ कुछ होती हैं। तो उस तरह की सारी जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती हैं उन सब चीज़ों के लिए अलग स्टाफ रिक्रूट होगा। ये टीचर्स इज ओनली फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। नाउ इसके ऊपर अब आ जाते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर अब तक जो है सिर्फ क्लास 2 टेस्ट हो रहे हैं, एक प्राइमरी लेवल के लिए और एक सेकेंडरी लेवल के लिए। अब हमारे पास इस एनपीई के जरिए यानी कि ग्रेड 3 to 6 के लिए, मैंने ग्रेड नहीं सॉरी फर्स्ट 5 ईयर यानी 5+3+3+4 का जो मॉडल है उसमें फर्स्ट 5 ईयर के लिए एक अलग टेस्ट होगा, नेक्स्ट +3 के लिए एक अलग होगा, +3 के लिए अलग होगा एंड +4 के लिए अलग होगा। और वो टेस्ट एनटीए लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, और वो टेस्ट का मार्क्स जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले रिक्रूटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला। नाउ अभी मैंने बात की स्कूल कॉम्प्लेक्स की। यहां पर क्या होगा कि 2 चीज होगी, एक तो रिसोर्स यूज किया जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जया मैडम आर्ट्स की टीचर है ना, मैं एक स्कूल में हूँ, जया मैडम आर्ट्स की टीचर। मेरे कॉम्प्लेक्स में एक और स्कूल है जहां पर आर्ट्स की कोई टीचर नहीं है, तो मैं अपने रिसोर्स को उसके लिए भेज सकता हूँ, उसके यहाँ से किसी को मंगवा सकता हूँ। तो रिसोर्स क्रिएट किया जा रहा है इसी तरह से, ताकि जो है एक टीचर घूम घूम के अपनी एक्सेलेंस या अपनी प्रेजेंस को सामने रख सके, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड म्यूजिक है ना, क्राफ्ट एंड और ये सारे टीचर्स जो है जनरली जो है क्राफ्ट वगैरह की कमी मिलते, तो इन लोगों को इस तरह से यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है स्कूल का जो शेयरिंग बेसिस होगा ये ग्रुपिंग के ऊपर होगा और स्टेट करेगा इसको, स्टेट अथॉरिटीज। नाउ स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल ये किसी भी पर्सन को रिक्रूट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, स्टेट से पूछने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड दैट कि ही इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ हिज एरिया। अब इसको डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज एमिनेंस, इसका कहीं डेफिनेशन नहीं कि ये है तो आप एमिनेंट हैं, इसका डेफिनेशन नहीं, इसका कहीं डेफिनेशन नहीं कि ये है तो आप एमिनेंट हैं, इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड करो। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो पूरा कंसेप्ट है वो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंडर आता है, जिससे आपकी कम्युनिटी इनहैंस हो सके। मैंने बताया कि उस स्कूल कॉम्प्लेक्स से एक बीएड कॉलेज भी जुड़ेगा, हर स्कूल कॉम्प्लेक्स से। ना इसमें एक फायदा ये भी आ जाता है कि जब हमारा स्कूल कॉम्प्लेक्स में हम आ जाएंगे, मान लीजिए 6 स्कूल हमको मिल गया, 6 स्कूल उधर वाले कॉम्प्लेक्स में, तो एक वाइब्रेंट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा एंड एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स के बीच में एक कंपटीशन रहेगा और कॉम्प्लेक्स विद इन में एक कंपटीशन रहेगा कि यार मेरा कॉम्प्लेक्स में जो स्कूल है वो वाला स्कूल ज्यादा अच्छा कर रहा है, मेरा कम कर रहा है, वहां पर ज्यादा अच्छे से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक कम्युनिटी शेयरिंग, आइडियाज शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली द अचीवर विल बी स्टूडेंट्स। नाउ इसके बारे में मैंने बार बार बोला है, रियासत से भी मेरी बात हुई थी, CPD कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सर नैक ने इसके ऊपर इतना जोर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हर जगह जो है नैक में, और नैक के मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं ऑनलाइन, तो उसमें हर जगह प्रमोशन, सैलरी हाइक,
Everything related to teacher should be based on continuous professional development. NPE 50 घंटा बोलती है minimum in a year should be given to national professional continuous professional development के लिए। NPE ने 50 घंटे कहा है एक साल में। So this is very important. We have to take it very very seriously कि हमारे पास जो टीचर हैं उसके लिए हम लोग उनको आगे और कैसे बढ़ाएं। Now, self improvement, learn the latest advancements, learn the latest inventions, learn the latest discoveries in the education, है ना? ठीक है, चाहे आप रीजनल कीजिए, चाहे आप लोकल कीजिए, स्टेट कीजिए, नेशनल कीजिए, इंटरनेशनल कीजिए। यहां तक एनपीई कहता है और नैक भी कहता है कि इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय, इफ द गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को स्पॉन्सर करे, और अगर ऑटोनोमस कॉलेज है तो वो भी स्पॉन्सर करे, अगर वाकई में उसका इम्पैक्ट फैक्टर है। नाउ online platform will be developed so that the teacher can learn from the resting state, अपनी जगह से रह करके टीचर को सिखाने के लिए, जैसे मूक है ना, ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वहां पर आप लोग जा करके हम लोग सीख सकते हैं, नई नई चीजें जान सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, 49 नेक्स्ट। Now, next slide. Teacher's salary hike should be based on his work. Teachers doing outstanding work should be recognized. उनको हमको recognize करना है और उनको appreciate करना है। और हर कॉलेज के पास अपना एक पॉइंट सिस्टम होना चाहिए कि इस पॉइंट सिस्टम में अगर वो टीचर आ रहा है तो उसको सैलरी हाइक मिलनी चाहिए, ताकि देयर शुड बी अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। हर जगह एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात है। यहां पर अगर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया तो एक टीचर को अगर मिल गया तो सारे टीचर अपने आप रीइंफोर्स्ड हो जाएं, देयर वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इससे अल्टीमेटली कॉलेज को फायदा, स्कूल को फायदा और बच्चों को तो फायदा होगा ही। बहुत सारी चीज है इसमें, अटेंडेंस है, कमिटमेंट है, टाइम स्पेंट इन द कॉलेज है, पीयर रिव्यूज है, ये सब एक एग्जांपल एनपीई ने दे दिया है कि ये सब आप पैरामीटर्स रख सकते हैं टीचर्स को रीइंफोर्स करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए। नाउ यहां पर देखिए कि जो भी इंप्रूवमेंट है, जो भी ग्रोथ है, जो भी करियर ग्रोथ है, वो उसी स्टेज में होना चाहिए, स्टेज टू स्टेज नहीं जाना चाहिए। अगर 5 में है यानी कि फर्स्ट स्टेज, जैसे 5+4+4+5+3+3+4 है, तो फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट स्टेज में है, फर्स्ट ग्रेड में है, तो उसी ग्रेड में उसको प्रमोशन, उसी ग्रेड में उसको सैलरी हाइक, जो भी करना है उसी स्टेज में करना, उसको नेक्स्ट स्टेज में नहीं बढ़ाना। ठीक है, Now 51, टीचर एजुकेशन। इसके ऊपर तो बात ज्यादा तो नहीं है, काफी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2030 तक, ये तो खैर हम लोग सबको पता है क्योंकि हम लोग सब टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो अपना हाल हम लोग जानते ही हैं कि 2030 तक जो है सारे सेल्फ गवर्नड सिंगल कॉलेज या फिर कैसे भी स्टेट गवर्नड सिंगल कॉलेज हैं, उनको या तो खुद को चेंज करना है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज में, या फिर जो है उनको बंद हो जाना है। यानी अगर आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज नहीं है तो बनाओ, आपके पास 10 साल है, 10 इयर्स आपको दे रहा है एनपीई, अगर आप बना पाते तो बनाओ, नहीं तो आपका कॉलेज के ऊपर गांठ गिर सकती है। ठीक है,
हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड होल्ड डिग्री ऑफ बीएड, एमएड एंड पीएचडी बाय 2030। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट बीएड, एमएड और पीएचडी कराने के स्टेट में आ जाना चाहिए बाय 2030। By 2030, minimum qualification for teaching will be years. Minimum qualification for teaching will be 4 years. 4 साल का बीएड होने जा रहा है 2030 तक। जो ग्रेजुएशन पास्ट है उनके लिए जो अभी चल रहा है 2 ईयर, जो मास्टर्स किए हुए हैं उनके लिए 1 ईयर का बीएड होने वाला है। हाँ, जो 12th है वो 4 ईयर है। Now all BEd program will include, क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ट्रेनिंग इन टाइम एंड टेस्टेड, टाइम से ट्रेनिंग उनकी हो जानी चाहिए स्कूल में जाकर के। मोस्ट रीसेंट टेक्निक इन पेडागोजी, यानी कि अगेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात है कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस हैं एक टीचर को जानना जरूरी है, वो सारा कुछ आपके कोर्स में होना चाहिए। हमारे कोर्स में सब कुछ होना चाहिए जो एक टीचर को आईसीटी इनेबल बना दे। मतलब वो खड़ा हो तो वो कोई भी अप्लायंस को चला ले, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो, वाइट बोर्ड, कुछ भी हो, वो उसको हैंडल करने के स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। पेडागोजी विथ रिस्पेक्टिव फाउंडेशनल एंड लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना है। खैर इसका सिलेबस तो आने ही वाला है, मेरे ख्याल से 5-6 महीने में आ ही जाएगा। मल्टी लेवल टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, मल्टी लेवल टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, देखिए ये स्कूल के लिए भी है और बीएड के लिए भी है। मल्टी लेवल टीचिंग एंड इवैल्यूएशन का मतलब है, अगेन वही बात आ जाती है, रिकॉग्नाइजिंग द स्टूडेंट इन अकॉर्डेंस टू हिज इंटेलिजेंस, in accordance to his own self, his genius, his IQ level, जो भी है उसका, उसके हिसाब से हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और उस तरह से हम उसको पढ़ाना होगा। मल्टी लेवल्स ऑफ टीचिंग, आधे घंटे पढ़ाए नहीं समझ में, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, आप उसको समझा देना है और उसी हिसाब से उसका एग्जाम लेना है। अब एग्जाम क्या होता है हमारे यहाँ कि हम चाहे एक लड़का नॉर्मल हो, चाहे एक स्लो लर्नर हो, सबका एक ही क्वेश्चन, सबका एक ही आंसर और सबका एक ही वैल्यूएशन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक स्लो लर्नर अगर कुछ सीख रहा है तो वो एक अच्छे लर्नर से कहीं ज्यादा एफर्ट डाल के सीख रहा है, तो उनका इवैल्यूएशन एक नॉर्मल बच्चे से अलग होना चाहिए। इसलिए आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है कि आप स्लो को पहचानिए, जीनियस को पहचानिए, गिफ्टेड को पहचानिए, बॉर्डर लाइन को पहचानिए। आपको हर तरह के आईक्यू लेवल के बच्चों को पहचानना होगा ताकि आप उनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एजुकेशनल बिहेवियर कर सकें। टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल इंटरेस्ट एंड टैलेंट, है ना। मेरा इंटरेस्ट नहीं है साइकोलॉजी में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है सोशियोलॉजी में, हम क्यों पढ़ें? लेकिन बीएड में तो पढ़ना होगा, तो आपको जो है वो उसका जो इंटरेस्ट है आप उसको भी बताना होगा। मतलब उसका कोई और इंटरेस्ट है तो वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, आपको ये पढ़ाना तो है ही है, लेकिन वो चीज को भी आपको इंक्लूड कर होगा। यूज ऑफ एजुकेशन बात हो ही गई है। एंड लर्नर सेंटर्ड क्रिएटिव लर्निंग, अगेन कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, मिलेजुली लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सब हम लोग को कराना होगा। All BEd programs should have a strong classroom teaching training, है ना। हर जैसे हम लोग भेजते हैं बच्चों को 10 स्कूल में भेजते हैं, तो वहां पर बच्चों को के साथ हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं। ठीक है, इट शुड नॉट बी इन दैट वे। लिबरल नहीं होना है, आप बच्चे के साथ लिबरल हो रही है, बच्चे के काम के साथ बिल्कुल लिबरल नहीं होना है। आपको स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसको देनी है इन ऑल वे, है ना।
लोकल स्कूल में जाहिर सी बात है सर, लोकल स्कूल्स है ना, जैसे हम लोग को इधर उधर भेज देता तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनपी में जो है लोकल स्कूल बोला गया है। एनीवेज, now all B.Ed program will emphasize fundamental duties enshrined in our constitution, especially article 51A। आर्टिकल 51A में दिया है कि आप अपने फॉरेस्ट को कैसे बचाएं, आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, आप अपने एनिमल्स को कैसे बचाएं, हर चीज की तरफ हमारी एक जिम्मेदारी है। तो ये ट्रेनिंग, ये एथिकल एनवायरमेंटल ट्रेनिंग देना बच्चों को बहुत जरूरी है हर बीएड डिग्री में। नाउ छोटे छोटे बीएड, दिस इज नॉट अ बीएड, चेंज हो गया ना, दिस इज नॉट अ बीएड प्रोग्राम, लेकिन जैसे डाइट वगैरह होती है वहां पर छोटे छोटे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कराने हैं, है ना। तो वो तो खैर हमारे लिए नहीं है। नाउ बाय 2021, नेक्स्ट स्लाइड, जो बात मैं कह रहा था वो यहाँ लिखी है। 2021 तक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट लेस टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क सिलेबस आपके पास एक आने वाला है, जो कि कौन बनाएगा? ये बनाएंगे एनसीएफटी बनाएगी, और इन कंसल्टेशन विद एनसीटी, एनसीईआरटी, एनसीटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ये स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात हो गई है। नाउ यहां पर जो है एक चीज और बता दूं कि जितने भी स्कूल्स होंगे वो आपस में कनेक्ट तो होंगे, गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन हर एक गवर्नमेंट स्कूल एक प्राइवेट स्कूल से कनेक्ट जरूर करेगा। और देयर विल बी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम उन दोनों के बीच में होगी। ये करना पड़ेगा, ये स्टेट इसको इंश्योर करेगा कि ये हो, ठीक है। नाउ देखिए, मैंने कहा ना, टू इंश्योर कि सारे स्कूल्स इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको इंश्योर करने के लिए स्टेट क्या करेगा? एक अथॉरिटी बनाएगा, SSA, SSSA, ठीक है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये हर स्कूल का सर्वे और हर स्कूल को जो भी इंस्पेक्शन वगैरह होता है वो SSSA ही करेगा आगे से, ठीक है। इनका एक बेसिक स्टैंडर्ड होगा, सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर के एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल पेडागोजी से लेकर के, तो वो सारा कुछ फॉर्मेट हर कॉलेज या हर स्कूल के साथ शेयर किया जाएगा। Now this is where I think we have to take good care of. हर एक इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलर होना चाहिए, काउंसलिंग सेल नहीं, काउंसलर होना चाहिए। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं हो सकता, लेकिन हर एक कॉलेज में और हर एक स्कूल में फैकल्टी वाइज एक काउंसलर होना जरूरी है। सो वी हैव टू रिक्रूट अ काउंसलर, ताकि उसके साथ बच्चे, और वो काउंसलर जो है इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी के साथ मर्ज रहे। यह नहीं कि डॉक्टर की क्लिनिक है साइड में एक चैम्बर या एक रूम में बैठे हुए, ऐसा नहीं है। आपको टीचर के साथ एक रिलेशन के साथ रहना पड़ेगा, so that the teacher could share the problems of the student, so that the student can share the problem with the counselor. So there should be direct interaction between teacher as well as student. सारे जो काउंसलर होंगे उनका, अब तो सारे सीबीएसई स्कूल में काउंसलर आ चुके हैं। Now the policy recognizes that the rich diversity of India should be imbibed first. हमारा जो इतना खूबसूरत ये कंट्री है, ये देश है, इसका जो कल्चर है, इसकी डाइवर्सिटीज हैं, ये डाइवर्सिटीज को क्लास में लेकर के आना है और इस डाइवर्सिटीज को जो है बच्चों में उतारना है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल टूरिंग, इसमें एक प्लानिंग इन्होंने दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए 100 प्लेसेस 100 डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई किए जाएंगे और हर एक कॉलेज और स्कूल्स को कहा जाएगा कि अपने बच्चों को आप जो है उस डेस्टिनेशन में टूर कराइए, सो दैट बच्चे कुड हैव अ हैंड्स ऑन लर्निंग। ये मैं भूल गया बताना, हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर बहुत बात की गई है कि हैंड्स ऑन मतलब सो दैट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चे उसको देखें, समझें, टच करें, है ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको मिले। तो इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए 100 जगह ऐसी जो है वो की जाएगी। ना एक चीज और यहां पर जो है क्रिएटिव एंड कहते हैं कि माइंड, ऐसा माइंड बनाना है सो दैट वो लॉजिकल थिंकिंग हो सके, रीजनिंग पावर उसकी डेवलप हो सके, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, रीजनिंग पावर उसकी डेवलप होना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे की। तो उसके लिए हमको बहुत सारे रीजनिंग टेस्ट हो सकते हैं या रीजनिंग पेडागोजी के जरिए जो है हम उसको उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। नाउ ट्रेनिंग इंसेंटिव फॉर टीचर, पानी नहीं है देना। Dear listeners, now I would like to tell you कि why I was emphasizing on now I am going to emphasize that why I was emphasizing so much on technology and online things। यहाँ पर एनपीई ने कहा है कि हर एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं, कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर माने कि आप पढ़ाए भी खुद, शूट भी खुद करें, एडिट भी खुद करें, प्रोड्यूस भी खुद करें और अपलोड भी खुद करें। कंप्लीट क्रिएटर होना है आपको, कंप्लीट कंटेंट क्रिएटर। अगेन इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं, खुद मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इसके लिए वी नीड सच काइंड ऑफ प्रोग्राम। हमारे यहाँ तो काफी लोग सीख गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो है रह गई हैं जिसको बताना है, समझाना है। अगर रियाज सर और सेक्रेटरी सर अगर बोलेंगे तो मैं एक वर्कशॉप कर सकता हूं जिसमें हाउ टू एडिट वीडियोस ऑन योर फोन। अपने मोबाइल में ही आप अपनी वीडियोस को सिनेमैटिक एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो मैं करवा सकता हूँ ये कोर्स। तो ये बहुत जरूरी है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के लिए। शूट भी खुद करना, एडिट भी खुद करना, अपलोड भी खुद करना और पहुंचाना भी खुद ही है आपको, जहां तक आपको पहुंचाना है। नाउ टीचर एजुकेशन पे आ जाओ, 64 पे। नाउ अब कुछ ही स्लाइड बची, अब मैं कह सकता हूं कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस टॉक। तो 2012 में जस्टिस, क्या नाम है इनका, हाँ, जस्टिस वर्मा कमेटी, इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा था, हर साल हजारों कॉलेजेस पैसा लेकर डिग्री बांट रहे हैं, पैसा लेकर डिग्री बांट रहे हैं। यहां पर नंबर दिया है 10,000, राइट। 10,000 का मतलब हुआ अगर 100 आपकी कैपेसिटी है तो कितना हो गया, 10 लाख टीचर्स सिर्फ वो हैं जो पैसा देकर के टीचर बन गए। तो आप सोच सकते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। आज भी इसके ऊपर कोई वो नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, क्वालिटी टीचर एजुकेशन के ऊपर कोई बात अभी तक नहीं की गई है। कोई, हाँ, बहुत सारी जगह हुआ भी है सर, लेकिन जनरली जो है
अभी भी हम लोग को सुनने में मिल जाता है कि वहां गए तो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल का इतना पैसा देना पड़ा, वहां गए तो इतना देना पड़ा। तो जी हाँ, नेक्स्ट करो। ना अब जो रेगुलेटरी सिस्टम होगा हमारा, 4 स्लाइड और है। अब जो रेगुलेटरी सिस्टम हमारा होगा वो इन इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई करेगा अंडर एनपीई, और ये इंस्टीट्यूशन उन इंस्टीट्यूशन को बंद नहीं करेंगे, उनको 1 साल का टाइम देंगे कि आप अभी भी लाइन पे आ जाओ, अभी भी वो सारी चीजों को मान लो और सारे नॉर्म्स के हिसाब से काम कर लो। अगर 1 साल में उनका वो नहीं सुधरते हैं तो उनको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है। नाउ बाय 2030 तक आपको 4 इयर्स ऑफ टीचिंग इंप्लीमेंट कर देना है। बाय 2025 यहां पर दिया हुआ है कि सारे कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस वो इंटीग्रेटेड हो जाए। 2030 तक एमएड और पीएचडी शुरू हो जाए। 2025 तक सारे कॉलेजेस इंटीग्रेटेड कोर्स या इंटीग्रेटेड कॉलेज में तब्दील हो जाए। ठीक है। नाउ ये तो हो गया। नाउ जैसे मैंने बताया, ईच हायर एजुकेशन और बीएड ट्रेनिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी विल हैव अ कनेक्ट विथ वन कॉम्प्लेक्स और वन स्कूल। किसी भी स्कूल और या तो फिर एक कॉम्प्लेक्स के साथ आपको अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो दैट कि वहां के आपके टीचर जो आपके जो पीपल हैं यानी स्टूडेंट है वहां जाकर के अपनी ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है। नाउ ऑल पीएचडी, अब आ जाते हैं हम लोग पीएचडी के ऊपर। फाइनल है पीएचडी का, जितने भी एडमिशन्स आप लेंगे कॉलेज में वो सारे एडमिशन्स के बाद रिवाइज कोर्स वर्क प्रोग्राम है जो आपके कॉलेज को चलाना होगा। रिवाइज कोर्स वर्क प्रोग्राम जो एनपीई फ्रेमवर्क बना करके हम लोग को देगा। ठीक है। इसमें जो है जो पीएचडी वाले होंगे उनको पढ़ाना भी पड़ेगा कॉलेज में। जिस कॉलेज में वो पीएचडी कर रहे हैं वहां पर उनको एक मिनिमम आवर ऑफ टीचिंग दिया जाएगा जिसमें उनको पढ़ाना होगा। सो दिस वाज द होल एनपीई रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू बीएड कॉलेज। हायर एजुकेशन मैंने नहीं किया था, मैंने बता ही दिया था। और प्रिंसिपल्स एंड विजन्स सारी कुछ मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर यहाँ पर आप लोग को कुछ पूछना है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, नाउ यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर। जी मैडम। हमारे साइकोलॉजी लैब में है मैडम IQ। हाँ, बिफोर आफ्टर एडमिशन के बाद आपको ये एक टेस्ट कंडक्ट करना होगा ताकि आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करें। जी 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 सर जी। वो ऑनलाइन शक्ल में होगा सर, वो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, जितना भी है वो ऑनलाइन शक्ल में होगा। या फिर जो है आप जो है ऑफलाइन अगर कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन कीजिए, लेकिन 50 आवर्स पर ईयर इज मैंडेटरी फॉर CPD टीचर। क्या था वो? हाँ, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे आपका ये सब
जी, मुक उसमें इंक्लूडेड है, वो 50 आवर्स में मुक इंक्लूडेड है। जी जी, स्वयं कोर्स भी वीडियो ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप कर रहे हैं, वीडियो ओरिएंटेड प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्लो लर्नर्स, नहीं कैरिकुलम अलग नहीं होगा, टाइमिंग अलग होगा, प्रोसेस अलग होगा, पढ़ाना अलग होगा, ठीक है, मेथड अलग होगा, लेयर्स ऑफ टीचिंग आपको करनी पड़ेगी। 2 बार पढ़ाइए, 3 बार पढ़ाइए, ना एक उसमें एक बार इस क्लास में पढ़ाइए, उसके बाद फिर आप क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये स्लो लर्नर है, क्योंकि आपने पहले ही कंडक्ट करके देख लिया है, स्क्रूटनाइज कर लिया है कि दिस इज अ स्लो लर्नर, तो आप उसको बाद में उसको पकड़िए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। IQ टेस्ट करना होगा तुमको, एक टेस्ट आता है, ठीक है ना, वो टेस्ट हमारे पास भी है और मेन कैंपस में भी वो टेस्ट है, वो टेस्ट को कंडक्ट करना पड़ेगा, उसको फिर एनालिसिस करना पड़ेगा उस टेस्ट का, ठीक है। एजुकेशनल डिसिप्लिन पे नो बाउंड्री रखा गया है, कहां तक है, कहीं भी आदमी चेंज कर सकता है। नहीं, नो बाउंड्री देखिए, देखिए हार्ड सेपरेशन इसलिए हटाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, देखिए खाली यहाँ की बात नहीं है। जैसे कि आप कॉलेज में जाइएगा तो 3 साल का ग्रेजुएशन है, आप 1 साल में छोड़ दीजिए, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल कीजिए डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल कीजिए डिग्री मिल जाएगी। उसी तरह सब्जेक्ट में साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारा कुछ एक डिसिप्लिन में आता था कि ये सोशल साइंस के हैं, ये आर्ट्स के हैं, ये साइंस के हैं। अब वो बच्चा चाहे तो हिस्ट्री ले ले, साथ में केमिस्ट्री ले ले, बायो ले ले और मैथ्स ले ले, उसके ऊपर है सर। अब जो है ना वो खत्म हो गया कि आप इस फैकल्टी में जाइए, उस फैकल्टी में जाइए, एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूशन है, वहां सारी चीजों की क्लास चल रही है, जहां जाके बैठना है आप बस चॉइस कीजिए, आप जाकर बैठिए। अब यही चीज इसमें देखिए सर, क्रिटिसिज्म बहुत है, लेकिन क्रिटिसिज्म और डिबेट्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो है वो आपके सामने है। जैसे हम लोग स्पेशलाइज का जमाना है, कोई भी चीज में आप एक मास्टर बन जाइए, और ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें हम जब भी चाहे डिसिप्लिन चेंज करते तो क्राइटेरिया नहीं हो गया। नहीं, पीजी स्पेशलाइजेशन जो है आपका वो पीजी लेवल पे आएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है पीजी लेवल पे। जब आप जाएंगे तो आप पीजी लेवल में, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आप पीजी कर रहे हैं, तो अचानक 2 सेमेस्टर बाद आपको समझ में आया नहीं हम इंग्लिश में नहीं करेंगे, उर्दू में करेंगे, वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जब आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो आप पीजी लेवल पे आप स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल तक कोई स्पेशलाइजेशन वैसे भी नहीं माना जाता है, मास्टर्स तभी माना जाता है जब आप पीजी करें, और उसके बाद आप पीएचडी में भी एक चीज आने वाली है, बल्कि बहुत सारी जगह आ गई है, जेएनयू वगैरह में है, डीयू वगैरह में है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, शायद आप लोगों ने सुना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। वहां पर एजुकेशन और इंग्लिश, जैसे मैं इंग्लिश का भी हूँ, एजुकेशन का भी हूँ, दोनों को मिला करके हम लोग जो है एक रिसर्च टॉपिक बनाए, इंटरडिसिप्लिनरी करें, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी डालने की कोशिश की गई है इसमें। और कुछ जी जी, तो आने वाला जो समय है उसमें तो फिर ये सब हटाना होगा। नहीं, क्यों हटाना होगा? इंजीनियरिंग क्यों हटाना होगा? मेडिकल क्यों हटाना होगा? लेकिन उसका कोई अगर बायो भी लिए हुए मैथ्स के साथ, हाँ, तो उसको भी कंसीडर बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा। मेडिकल भी करिए आप, मैथ, जैसे हमारे यहाँ एमयू में जो है एडिशनल मैथ लेते हैं 12th में, चले जाए, नहीं हुआ तो मेडिकल में चले गए, वहां नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग, कहीं भी चले जाए, है ना, तो इस तरह से किया जा सकता है। सो आई गेस दिस इज इट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Secretary Dr. Riaz, Zakaria sir, our Principal Dr. Riaz sir, our Head Dr. Suchita ma'am, Dr. Sandhya ma'am, newly Dr. Samiullah sir, newly Dr. Hoda sir, newly doctor, and all the faculty member and all the staff from faculties from class 11th and 12th enter. I have tried my best. I hope, I know कि एकदम एक बात नहीं हो पाई होगी, लेकिन जितनी कोशिश की
उतनी मैंने करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। वाकई जितनी बातें कही गई बहुत उम्दा बातें, बहुत अच्छी बातें हैं, हमें लग रही हैं, लेकिन वो ज़मीन तक आ जाए और ये सारा कुछ हो जाए तब बात बनती है इस पॉलिसी की। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं बहुत ही अदब से जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में बस एक मिसरा कहूँगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हजार बर्फ गिरे लाख आंधियाँ उठें, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ऐसा जज्बा, ऐसा कहने वाले और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर हैं। वो ये जज्बा रखते हैं और हमारे अंदर भी ये कोशिश करते हैं और हमसे कहते हैं कि आप कीजिए, आपके अंदर अगर कोशिश है तो कोशिश कामयाबी की कुंजी है, आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं और हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं। तो मैं बहुत ही अदब के साथ हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर को बुलाना चाहूँगी कि वो आए इस वक्त। Our Honorable Secretary, Dr. Mohammad Zakaria Sahab, Head सुचिता मैम, शिबानुर रहमान साहब, अनवर अली साहब, हम जान कि अक्लमंद वही होता है जो बरसात रेनी सीजन शुरू होने से पहले अपने छत को छाले। बरसात के ज़माने में कोई अगर आदमी अपने छत को छा रहा है तो वो छत सक्सेसफुल नहीं होगा, और शायद यही वजह होगी कि हमारे ट्रस्टी और सेक्रेटरी दोनों ने इस बात को बहुत करीब इस बात को समझा। और हमें याद है कि जिस दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ, जकरिया साहब ने हमारे सेक्रेटरी साहब ने उसी दिन हम्माद साहब को कहा कि आप इसको प्रिंट आउट निकालो, और वो लगभग एक मोटा दस्तावेज 66 पेज का था, और उसको हमें और कई लोगों को इन्होंने असाइनमेंट दिया कि आप इसको गौर से पढ़ें क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड है, कहीं हम चूक नहीं जाएं। और इस पे बहुत सारी बातें उन्होंने की और इसके तरफ इशारा किया। और आज हम देख रहे हैं कि शिबानुर रहमान साहब ने जिस तरह से पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बताया, और बहुत सारी चीज़ें अभी और भी हैं इसमें, जो खास करके कल शिबान साहब को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कल जब उनका लेक्चर हो तो कॉलेज से रिलेटेड बातों को ज़्यादा एम्फेसिस करें। तो हम ये कह रहे थे कि जो उन्होंने बताया, ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी प्रेजेंट एजुकेशन का जो सिचुएशन है ये टोटल चेंज होने जा रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा वो हमारे फैकल्टीज के साथ होने वाला। क्योंकि अभी हम तक जो है ना, हम जो भी क्लास लेते थे डस्टर चौक और अपने जो बुक्स या जो मटेरियल्स लेकर के जाते थे, स्टूडेंट को पढ़ा लेते थे, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ऐसा नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। और शिबान साहब ने बहुत जोर दिया है और उनसे पहले भी बातें हुई है, हम सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अभी वो बात हम लोगों के बीच रखें कि, और हम ऐसा है कि आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कोई भी अच्छा प्रपोजल सर के पास लेके जा रहे हैं, कभी ना नहीं है, तो हम ज़रूर आपको ये वादा कर रहे हैं आपके साथ कि सर ना नहीं कहेंगे। अगर आप अपने को अपग्रेड कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने को अपग्रेड करेंगे, उसमें कुछ अगर एक्सपेंसेस आएंगे तो हम उम्मीद है कि उसको ना नहीं कहेंगे। और आज का लेक्चर शिबान साहब बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, आपको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल का भी जो लेक्चर आपका होगा वो इसी तरह से कामयाब होगा। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही आपने, हमें हौसला दिया है और आइंदा भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सर का प्रोग्राम। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अब जिनको आवाज़ दूंगी उनके बारे में बस इतना कहूँगी कि आवाज़ में ऐसा सोज है कि अल्फाज जादू बन जाते हैं। ऐसी कोई तारीफ नहीं जो उनके तारुफ में शामिल ना हो। वो हैं हमारे सेक्रेटरी कम डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया सर। सर प्लीज़ आप आएँ और आज के मौजू पे डॉक्टर रियाज, डॉक्टर सुचिता,
ऑनरेबल टीचर्स और डॉक्टर शिबानुर रहमान, आवाज़ आ रही है? डॉक्टर शिबानुर रहमान, रियली सबसे कुछ कहने से पहले तो मैं शिबान को मुबारकबाद दूंगा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। वाकई जिस दिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका जिक्र जो है, इत्तेफाक ये है कि हमसे पहले जैसा कि रियाज साहब ने कहा कि जब हमको मालूम हुआ तो हमने हम्माद से ये कहा कि भाई 2-3 प्रिंट आउट इसका निकाल लो ताकि जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके हवाले कर दें, वो पढ़ें, वो देखें, वो समझें और फिर हम लोगों को बताएं। वो 2 रोज़ के बाद मैं ट्रस्टी के पास गया, पता नहीं कहाँ से हमसे एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर ली हो। तो इत्तेफाक ये है कि इज़्ज़त बच गई, 2-3 पेज हम पढ़े हुए थे तो गोल मोल इधर उधर की बात की। ऐसा नहीं कहा कि सर हम नहीं जानते हैं, ठीक है। 1-2 पेज पढ़े हुए थे तो 1-2 पॉइंट पर डिस्कस करने लगे, बातचीत होने लगी तो खुश हुए वो, बोले कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आप एक टीम बनाइए, दोनों जगह के लिए टीम बनाइए, मानगो कैंपस के लिए भी टीम बनाइए और साक्षी कैंपस के लिए भी टीम बनाइए। 2 से 3 टीचर की एक टीम बनाइए और उनको ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि बहुत ही थॉरोली इन डेप्थ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो पढ़ें, समझें और हम लोगों को समझाएं, हम लोगों को बताएं। तो हमने उस कैंपस में भी 3 टीचर की एक टीम बना दी थी रियाज साहब की मदद से, जिसका लेक्चर कल है। यहिया साहब हैं, उसमें डॉक्टर बासु हैं और डॉक्टर तस्नीम कौसर हैं। ये इन तीनों को जिम्मेदारी दी थी और इस कैंपस के लिए 1 इज़ इनफ, शिबान तो हमने यहाँ के लिए शिबान को हमने ये जिम्मेदारी दी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा शिबान, वाकई बहुत ही इन डेप्थ तुमने बहुत मेहनत की और जितनी भी तारीफ वो कम है। और वाकई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात नहीं होगी, पूरा देश ये महसूस कर रहा था कि नई पॉलिसी आनी चाहिए, पूरा देश, इसलिए कि 2020 से पहले 38 साल हो गए थे वही पुरानी पॉलिसी पर हम लोग चल रहे थे, 38 इयर्स। मतलब अभी तो ये पूरी तौर पर लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो पॉलिसी पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये पॉलिसी 38 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया था। इस बीच में माने कितने चेंजेस आए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन हमारी पॉलिसी बिल्कुल वही है आज भी जो 38 साल पहले थी। तो बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि पॉलिसी में तब्दीली होनी चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए और ऐसी पॉलिसी जो आज की ज़रूरतों को और आज के तकाज़ों को पूरी कर सके वो। और ये वैसे एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन एक ऐसा मामला है कि इस पॉलिसी के नतायज जो हैं अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्या होंगे, ये 10-15 साल के बाद ही पता चलता है। किसी तरह की भी कोई नेशनल पॉलिसी जब होती है ना, जैसे कोई फैक्ट्री रूल में कोई तब्दीली आ रही है, 1 साल के अंदर पता चल जाएगा कि हाँ इससे देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। एग्रीकल्चर में अगर किसी तरह की कोई पॉलिसी चेंजेस आ रही है तो फौरन जो है एक सीजन के बाद पता चल जाएगा कि ये जो अगले साल जो पॉलिसी नई बनाई गई थी इसका फायदा नेशन को हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जिसके फायदा और नुकसान को एंजॉय करने के लिए या भोगने के लिए 10 साल 15 साल चाहिए आपको। ये खेप जब तक एक खेप जो है क्लास 1 से लेके पीजी तक या रिसर्च तक जब तक नहीं जाती है तब तक बात समझ में नहीं आती है कि नेशन को इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ। लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने ये मिलके बनाया है इसको, पॉलिसी को, और आज की ज़रूरतों को देख के बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस पॉलिसी पे चलकर हमारी एजुकेशन
सिस्टम में बहुत सुधार आएगा और हम दूसरे मुल्कों के साथ, स्पेशली जो एडवांस कंट्री हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलने के लायक बन सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। शिबान को ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू। यही चीज है मेरे अंदर, बड़ी बुराई। शुक्रिया सर। सर एक रवायती अंदाज में एक प्रोग्राम हुआ है, तो एक रवायती अंदाज जो हमारा है कि हम शुक्रिया अदा करें आप सबका यहाँ मौजूद होने के लिए। इसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे झा सर को कि वो आएँ और सारे मेहमान खुसूसी और एक्चुअली मेहमान खुसूसी यहाँ सब मेज़बान लोग हैं। आप इन मेज़बानों का शुक्रिया अदा करें कि वो यहाँ पे आए हैं और इतना वक्त दिया। और शिबान सर का वाकई बहुत अच्छा रहा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविदों को हमारा नमन, प्रणाम करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही जरूरी कार्यक्रम था, क्योंकि शिक्षा की नीति में जो बदलाव हुआ है उसे जानना, समझना और आत्मसात करना, अपने अंदर उसको लेना, ये हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा पेशा ही है शिक्षा, शिक्षण, और अगर हम इसे अच्छी तरह न समझ सकें तो सरकार की जो पॉलिसी है वो किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज में आयोजित होने वाली इस जो शिक्षा नीति के बदलाव पर जो ये बहुत सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, इस कार्यक्रम को मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले। और मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विद्या जो है, वो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, एक एलिजिबिलिटी हमारी होती है, हम सक्षम होते हैं। उस सक्षमता से फिर हम धन अर्जित करते हैं, वो धन फिर समाज के लिए हम काम करते हैं, और वो एक धर्म के रूप में, जिसे हम इंसानियत कहते हैं, उस रूप में एक सुख प्रदान करता है। विद्या का वास्तविक अर्थ यही होता है। और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए हम अपने आप को किससे मजबूत कर सकें, कितना सुदृढ़ हमारे कंधे हों इन सभी जिम्मेदारियों के लिए, इसलिए उस शिक्षा नीति को जानना, समझना, आत्मसात करना बहुत बहुत आवश्यकता था। तो फिर से इस सुंदर कार्यक्रम को सबसे पहले धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी उस शख्सियत को जिन्हें हम जानते हैं, डॉक्टर मोहम्मद जकरिया सर के रूप में। सर, आपके लिए एक छोटा सा शेर मैं कहना चाहूँ कि तुमको चाहा तो खता क्या है ये बता दो मुझको, तुमको चाहा तो खता क्या है ये बता दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। तो ये आपकी बहुत सुंदर शेर मुझे लगता है, और आप इस कदर हम सबों के बीच अपनी व्यस्ततम समय से आपने वो समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। इसका अर्थ ये है कि आप इससे कितने जुड़े हैं, आपका प्यार इन सभी चीज़ों के लिए कितना है। आपका बहुत बहुत आभार आपके कीमती वक्त के लिए। अब मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इस परिवार के द लीडर ऑफ दिस फैमिली, डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर का। सर, आपके लिए भी एक छोटा सा शेर कोशिश करता हूँ। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आपसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किनको नसीब होते हैं। तो बहुत बहुत सर आभार आपका। आपने भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हम सबों के लिए ये समय निकाला, और आपकी जिम्मेदारी कितनी है, आप पर बोझ कितना है,
और आपके लिए एक एक पल कितना कीमती होता है ये हम सब देखते हैं, जानते हैं। फिर भी इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए आपने जो ये बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी HOD डॉक्टर सुचिता भैया मैम का, कि आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन, आपका प्रेम, आपकी सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी प्रभावी और प्रगाढ़ बनाती है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर अनवर अली सर का। सर, आपकी उपस्थिति और आपकी उपस्थिति पूरे इंटरमीडिएट के लिए बहुत बहुत मायने रखती थी, तो वो पूरे विभाग की तरफ से आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार अब उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसने इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत रूप दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शिबानुर रहमान सर का। अच्छा शिबान सर के लिए भी एक शेर की, तो कहते हैं कि एक बहुत सुंदर, आज सर ने कहा कि लाइट बहुत जोर आंख पे पड़ रही है, रोशनी बहुत है, तो जिसने सूरज की तरफ गौर से देखा होगा उसकी आंखों में अंधेरा ही अंधेरा होगा। कल वो निकला था खुशी बांटने घर घर, लेकिन ये पूरे शिक्षक लोगों के लिए ये बात बहुत सुंदर बैठती है कि कल वो निकला था खुशी बांटने घर घर, लेकिन वो अकेले में बहुत फूट कर रोया होगा। अभी तक की वो शिक्षा होती थी, शिक्षक हम पहले गुरु होते थे, गुरु से फिर शिक्षक बने, शिक्षक से अब हम धीरे धीरे फैसिलिटेटर बन गए थे कि बच्चे आए हमारी पीठ पे सवार होकर हमको पार कर जाएं और भूल जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अब की जो शिक्षा नीति आई है उसने इस पे ध्यान दिया कि शिक्षक को सिर्फ फैसिलिटेटर न समझा जाए, उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग समझा जाए। तो इसलिए इस शिक्षा नीति को फिर से हम सभी शिक्षकों की, क्योंकि मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि संगीत के साथ साइंस में भी पढूं, कि मेरा एक बेटा है वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन विभाग कुछ अलग हो गया। और आज मुझे लगता है कि बहुत ऐसे बच्चों की इच्छाएं पूरी होगी जो साइंस के साथ साथ शिक्षा के अलग अलग रूपों का आनंद ले सकेंगे। तो शिवान सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छोड़ो